बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 हमारा चल रहा है और आज के सेशन में हमने सेक्शन 3 और 4 इनको अंडरस्टैंड करना, और सेक्शन 3 और 4 किस चीज़ से डील करता है, या जो अंडरस्टैंडिंग आपको सेक्शन 3 और 4 को गो थ्रू करने के बाद होनी चाहिए। सबसे पहले तो है कि टैक्सेबल सर्विसेज कौन सी होती हैं, उनको डिफ़ाइन करना। फिर दूसरे नंबर पे है टैक्स ट्रीटमेंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन होता है? जो इस मुल्क के अंदर रह रहा होता है, शहरी होता है, उसको हम कहेंगे रेजिडेंट। अब इसी तरह से जब हम पंजाब की बात करेंगे तो जो पंजाब का रेजिडेंट होगा वो यहाँ पे फॉल करेगा, सही है। बाकी पूरा मुल्क का और यहाँ पे पंजाब का रेजिडेंट, क्योंकि ये टैक्स जो है वो पंजाब से डील करता है, तो यहाँ पे आपने पंजाब के एरियाज़ के हवाले से सोचना है। यानी कि जब भी बात करेंगे तो एज अ कंट्री नहीं बात करेंगे, पंजाब के हवाले से बात करें। तो इसमें जो फॉरेनर है या जो दूसरे किसी सूबे का रहने वाला है तो वो भी इसका नॉन रेजिडेंट ही कहलाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिसेस। कि रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वो कहाँ पे होना चाहिए, पंजाब में या पंजाब से बाहर। इसके बाद है रूल मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, ये आपको आंसर इसमें पता चलना चाहिए कि इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई रूल में अमेंडमेंट की ज़रूरत है या कोई चेंज करना है तो वो किसके पास अथॉरिटी है, कि क्या तरीक़ेकार होगा। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइड करने से क्या मुराद है? टैक्स लायबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन। टैक्स की लायबिलिटी किसकी होगी और रजिस्टर्ड कौन होगा, जो टैक्स लायबल है पे करने के हवाले से, उसके रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके बाद है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एप्लीकेशन। कि अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो उसकी रेजोल्यूशन क्या कहती है, और इसके बावजूद सेक्शन 3-4 में जो बातें की गई हैं टैक्सेबल सर्विसेज के हवाले से, वह लायबिलिटी या उसकी एप्लीकेशन होती है नहीं होती है, ये आपको आंसर आना चाहिए। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 3 और 4 की एप्लीकेशन के हवाले से कब अप्लाई होगा। तो अब हम चलते हैं रेगुलर रीडिंग की तरफ, अंडरस्टैंडिंग की तरफ। सेक्शन नंबर 3 जिसका टाइटल है टैक्सेबल सर्विसेज, यानी कि ये कौन सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर टैक्स लगेगा, उनके बारे में हमें बताता है। सब सेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू सच एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन होता है कोई एक लिस्ट दी गई हो और उस लिस्ट में से किसी चीज़ को निकाल दें, एक्सक्लूजन। एज मैंशन इन सेकंड स्केड्यूल, यानी कि सेकंड स्केड्यूल इसकी बताता है। सब्जेक्ट टू सच एक्सक्लूजन एज मैंशन इन स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, अ टैक्सेबल सर्विस इज सर्विस लिस्टेड इन द सेकंड स्केड्यूल। यानी सेकंड स्केड्यूल में टैक्सेबल सर्विसेज दी गई हैं और उसमें से कोई निकाली भी जा सकती है, शराइत वो भी दी गई हैं। विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन, यानी कि वो जो टैक्सेबल सर्विसेज हैं जो सेकंड स्केड्यूल में दी गई हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय पर्सन फ्रॉम हिज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जो भी उसका विच इज़ प्रोवाइडेड बाय पर्सन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसका ऑफिस हो और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे हो, इन द पंजाब इन द कोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी जब ये सेकंड स्केड्यूल में दी गई सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कमेंस होती है यहाँ से पंजाब से, या फिर टर्मिनेट होती है उस सब को, उसका जो पर्सन है जो ओरिजिनेट कर रहा है या जो प्रोवाइड कर रहा है, जिसका ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस है पंजाब में, वो प्रोवाइड करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताते से मुराद क्या है। दिस सब सेक्शन डील विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन रिगार्डलेस वेदर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अ रेजिडेंट पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। बात काम वाली क्या है? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका ऑफिस या उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस पंजाब में है, तो जो सर्विस रिसीव करने वाला है, यानी कि रिगार्डलेस वेदर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू, यानी कि रिसीव करने वाला जो सर्विसेज है उसका स्टेटस जो भी हो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका ऑफिस और प्लेस जो है वो पंजाब में है। दूसरे नंबर पे वो जो सर्विस है वो सेकंड स्केड्यूल में। दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड कर लेनी है कि जो सेकंड स्केड्यूल है ये हमें लिस्ट बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सी सर्विसेज उनके ऊपर
टैक्स लागू है। दूसरे नंबर पर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका ऑफिस या प्लेस ऑफ बिज़नेस वो मौजूद है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई या टर्मिनेट हुई वो पंजाब में मौजूद है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब जो बंदा सर्विस रिसीव कर रहा है वो पंजाब में है या नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस वो टैक्स लायबिलिटी बनेगी। सब सेक्शन 2 कहता है इफ़ अ सर्विस लिस्टेड इन सेकंड स्क्वाइगल इज़ प्रोवाइडेड टू अ resident person by a non-resident person in the course of an economic activity including the commencement, termination of activity, it shall be treated as taxable service। यहाँ पे एक और बात है, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो रेजिडेंट है या नहीं है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसके स्टेटस को भूल जाएं। जो सर्विस रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो रेजिडेंट है of an economic activity including the commencement or termination if service listed in second schedule is provided to a resident person or non-resident person, वो resident है या नहीं है। तो जो is provided to यानी कि जो सर्विस रिसीव करने वाला है वो यानी कि इफ़ सर्विस लिस्टेड इन सेकंड स्काइगल, एक बात तो ये होगी कि सेकंड स्काइगल के मुताबिक लिस्ट सर्विस मौजूद है, इज़ प्रोवाइडेड टू अ रेजिडेंट पर्सन बाय, यानी कि रेजिडेंट पर्सन प्रोवाइड कर रहा है बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। जो सर्विस रिसीव करने वाला है वो ज़रूरी है कि वो रेजिडेंट हो। यहाँ पे ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, जो सर्विस रिसीव करने वाला है वो रेजिडेंट लाजमी तौर पर हो, जो प्रोवाइड करने वाला है वो नॉन रेजिडेंट भी हो तो कोई मसला नहीं। पर्सन कोर्स ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी इट शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सर्विस, तो सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। दोबारा से बात करते हैं कि एक बंदा है वो है रेजिडेंट और उसको सर्विस चाहिए, दूसरा बंदा है वो आउटर है या वो इनर है, लेकिन जो बंदा रेजिडेंट है सर्विस रिसीव करने वाला, तो उस एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि जो पंजाब का जो भी रेजिडेंट होगा वो सर्विस रिसीव करेगा, उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। तरीक़ेकार क्या होगा, दिस सबसेक्शन डील्स विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ नॉन रेजिडेंट, यानी कि नॉन रेजिडेंट था वो इस इलाके से बाहर था, टू अ रेजिडेंट पर्सन वेदर और नॉट द एंड कंज्यूमर, वो एंड कंज्यूमर हो या ना हो लेकिन सर्विस उसने रिसीव की है और है रेजिडेंट। इफ़ एनी ऑफ सच सर्विसेज आर आइडेंटिफाइबल फॉर द पर्पज फॉर दिस एक्ट और रूल, यानी कि वो आइडेंटिफाइबल है इस एक्ट और रूल के मुताबिक, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके बाद आ जाता है सब सेक्शन 3 फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 2। जो सब सेक्शन 2 पर हमने पढ़ा, वेयर अ पर्सन हैज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब एंड एन अदर आउटसाइड द पंजाब। दो उसकी जगह हैं जो सर्विस प्रोवाइड करना है, एक तो उसका ऑफिस और बिज़नेस जो है वो पंजाब में है, दूसरा आउटसाइड पंजाब है। द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब एंड दैट आउटसाइड द पंजाब शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटीज। उन दोनों को अलग अलग तस्वुर किया जाएगा, जो पंजाब का है, जो पंजाब के उसका बिज़नेस है, प्लेस ऑफ बिज़नेस है या ऑफिस है, तो वो उसका अलग कंसिडर किया जाएगा, जो आउटसाइड पंजाब है वो अलग कंसिडर किया जाएगा। ये सब सेक्शन 3 बता देता है। सब सेक्शन 4 आगे फर्दर लेके चलता है। द अथॉरिटी में, अथॉरिटी से मुराद यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटी है। द अथॉरिटी में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये है तरीक़ेकार जो कोई उसकी क्लैरिफिकेशन या अप्रूवल लेनी हो गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लागू करने के लिए जो पहले लिस्ट में मौजूद ना हो। द अथॉरिटी में, अथॉरिटी ने क्या करना होगा, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट से पहले पंजाब गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल ऑफ गजट prescribed rules for determining the conditions under which a particular service or class of service shall be considered to have been provided by a person from his registered office or place of business in the Punjab। यानी कि एक बंदा था, उसका पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसकी एक्टिविटी जो भी जनरेट हो रही है पहले लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो अथॉरिटी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके उसके रूल्स फ्रेम करेगी और डिटरमिन करेगी और बताएगी कि इस तरह के सर्विसेज के ऊपर टैक्स लागू है, फिर उस पर टैक्स अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है सब सेक्शन 5 फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट एंड रूल, एक्ट के और इसकी वजाहत के लिए जो रूल्स हैं, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस शैल वेयर द कॉन्टेक्स्ट सो रिक्वायर्स,
इंक्लूड रेंडरिंग, सर्विस से क्या क्या मुराद है, इंक्लूड रेंडरिंग, सप्लाई, इनिशिएशन, ओरिजिनेशन, एग्जीक्यूशन, रिसेप्शन, कंजम्पशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, वेदर इन होल और पार्ट, इसमें थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जब उसने रेंडर कर दी या सप्लाई कर दी या उसको इनिशिएट कर दिया या ओरिजिनेट हो गई या कंप्लीट हो गई या रिसीव कर ली गई या कंज्यूम कर दी गई या फिर उसको टर्मिनेट कर दिया गया सर्विस को, जो भी हो वो इसमें कंसिडर की जाएगी इस एक्ट में। और इन रूल्स में ये एक्ट भी लागू उस पर हो जाएगा, ये रूल्स भी इस एक्ट के उस पर लागू हो जाएंगे जो सर्विस एक्टिविटी यहाँ पे इस किसी भी कंडीशन में पूरी होती है, यानी कि रेंडर होने में, सप्लाई, इनिशिएट, ओरिजिनेट, एग्जीक्यूट, ये जितने भी हमने उसकी कंडीशन देखी हैं। सब सेक्शन 6 कहता है द सर्विसेज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल की तो हम बात कर रहे हैं जिसमें वजाहत दी गई है कि उनके ऊपर जो टैक्सेबल सर्विसेज हैं वो सेकंड स्केड्यूल में, द सर्विसेज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्केड्यूल और नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, एंड ऑल सर्विसेज मेंशन्ड इन द सेकंड स्केड्यूल, रूल्स एंड सर्कुलर शैल बी टैक्सेबल सर्विस। तो जो सेकंड स्केड्यूल में और उसमें रूल मौजूद हैं, उसमें सर्कुलर्स इंक्लूड हैं, वो सेकंड स्केड्यूल के मुताबिक जो भी सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल सर्विसेज हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 का सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन एंड रिवर्स चार्ज इन सर्टन सिचुएशंस, कि जो ओरिजिन हुई और उसको रिवर्स करना है या किस तरीके से डील करना है, जो ये प्रिंसिपल्स हैं टैक्सेबल के हवाले से, तो उसके मुताबिक वजाहत करता है सेक्शन 4। वेयर अ पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज इन अ प्रोविंस अदर दैन द पंजाब, एक टैक्सेबल है, एक पर्सन है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दूसरे सूबे में पंजाब के अलावा, बट द रिसिपेंट ऑफ सच सर्विसेज इज़ रेजिडेंट ऑफ द पंजाब, यानी कि दूसरा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सिंध का हो सकता है, वो बलूचिस्तान का हो सकता है, वो KPK का हो सकता है, लेकिन जो सर्विस रिसीव करने वाला है वो पंजाब का है, और इज़ अदरवाइज अवेलिंग सच सर्विसेज इन द पंजाब एंड हैज़ चार्ज टैक्स अकॉर्डिंगली, और उसने टैक्स भी चार्ज कर लिया जो अदर सूबे का बंदा था। ठीक है जी। द पर्सन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, वो जो अदर किसी प्रोविंस का है, नॉन रेजिडेंट है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, शैल पे द अमाउंट ऑफ टैक्स और चार्ज टू द गवर्नमेंट, तो जो वो नॉन रेजिडेंट टैक्स सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, और वो चार्ज कैसे की जाएगी इसकी भी वजाहत आगे आएगी। सब सेक्शन 2 है वेयर द रिसिपेंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज़ अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, जो रिसीव करने वाला सर्विसेज है वो इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड है, ही शैल डिडक्ट द होल अमाउंट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रिसीव्ड एंड पे द सेम टू द गवर्नमेंट, और रजिस्टर्ड पर्सन था जो सर्विस रिसीव करने वाला है, फिर क्या है वो तमाम टैक्स जो उसकी लायबिलिटी बनती है नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाले का, उसको चार्ज कर लेगा, उससे डिडक्ट कर लेगा, और वो पे करना जिम्मेदारी होगी रेजिडेंट की जो सर्विस रिसीव कर रहा है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पे करेगा। सब सेक्शन 3 कहता है वेयर अ पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज इन मोर दैन वन प्रोविंस ऑफ टेरिटरी इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट द टैक्स इज चार्ज फ्राम अ पर्सन रेजिडेंट इन द पंजाब और फ्राम अ पर्सन हु इज़ अदरवाइज अवेलिंग सच सर्विसेज इन द पंजाब, कि एक बंदा है वो नॉन रेजिडेंट, बाकी हम पाकिस्तान के रेजिडेंट की बात कर लेते हैं जितने भी हैं, पंजाब भी है उसमें, KPK भी है उसमें, सिंध और यहाँ पे पंजाब भी है, ये नॉन रेजिडेंट है, ये हर सूबे में सर्विसेज दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे टैक्सेबल सर्विस के ऊपर लायबिलिटी पे करने की, तो जो पंजाब में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो उसको पे करनी होगी, बाकी अपने सूबों के रूल हैं, कवानीन हैं, वो उस हवाले से दोबारा से अगर पढ़ें वेयर अ पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज इन मोर दैन वन प्रोविंस, यानी कि ये सारे प्रोविंस हैं, और टेरिटरी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर किसी और फाटा वगैरह में भी दे रहा है या कश्मीर में भी वो सर्विसेज दे रहा है इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट द टैक्स इज चार्ज फ्राम अ पर्सन रेजिडेंट इन द पंजाब, यानी कि जिस पर्सन को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो रेजिडेंट है पंजाब का, तो जो रेजिडेंट ऑफ पंजाब के ऊपर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। सही है जी।
person resident in the Punjab or from a person who is otherwise availing such services in the Punjab, यानी कि पंजाब में जो सर्विसेज उसकी प्रोवाइड की जा रही हैं, या जो पर्सन रेजिडेंट है पंजाब का लेकिन कहीं और सर्विस ले रहा है, तो वो पे करेगा पंजाब गवर्नमेंट को टैक्स। सबसेक्शन 4 कहता है वेयर रेंडरिंग ऑफ ए टैक्सेबल सर्विस ओरिजिनेट्स फ्राम द पंजाब बट टर्मिनेट्स आउटसाइड पाकिस्तान, such person shall be required to pay tax on such service to the government। के ओरिजिनेट पंजाब में एक्टिविटी हुई और टर्मिनेट हुई पाकिस्तान से बाहर, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये होगा कि वो भी जो ओरिजिनेट पंजाब में हो गई उसकी जो लाइबिलिटी है टैक्स की, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पे करेगा। सब सेक्शन 5 where a taxable service originates from outside Pakistan but is received or terminated in the Punjab, the recipient of such service shall be liable to pay the tax to the government। कि सर्विस ओरिजिनेट पंजाब से बाहर से हुई या फिर पाकिस्तान से बाहर से हुई और लेकिन टर्मिनेट पंजाब में हुई, तो जो पंजाब में जिसके पास सर्विस टर्मिनेट हो रही है, जो रिसिपेंट है सर्विस का, वो लाइबल है टैक्स पे करने का। सब सेक्शन 6 है the person who are required to pay the tax to the government in terms of subsection, जो हमने अभी अब तक 5 सेक्शन पढ़े सब सेक्शन 4 में जिन पे एप्लीकेबिलिटी है, जो लाइबल हैं 1, 2, 3, 4 और 5 सब सेक्शन में जिसकी बात की कि वो टैक्स पे करेगा, शैल बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स। इस एक्ट के मुताबिक और इस एक्ट के रूल्स के मुताबिक उस बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसको रजिस्टर अपने आप को करवाना चाहिए। तो ये है लाइबिलिटी या एप्लीकेशन, यानी कि जो टैक्स पे करेगा उसको रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये बात भी क्लैरिफाई कर दी गई है। इसके बाद सब सेक्शन 7 है ऑल क्वेश्चंस और डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो पहले बातें वजाहत कर दी गई हैं पंजाब गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, बाकी सूबों के साथ, तो जो तरीक़ेकार दे दिया गया है उससे कोई आउटसाइड चीज़ आती है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये टैक्स पे वो नहीं करेंगे, टैक्स उनको पे करना होगा। ऑल क्वेश्चंस और डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन given in this section shall be resolved in terms of the already recorded understanding between the federal government and the provincial governments on the implementation of reformed general sales tax, provided that pendency of any such questions or dispute shall not absolve the concerned person from his obligation to deposit the tax। कि अगर इसमें उसका कोई क्वेश्चन रह गया है जो ऑलरेडी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, इसके बावजूद उसका कोई क्वेश्चन है, तो वो ऑब्लिगेशन उसके ऊपर है, वो टैक्स उसको पे करना ही है। तो क्वेश्चन का आंसर या उसका रिजॉल्व जो है वो बाद में होता रहेगा, यानी कि टैक्स की लायबिलिटी की छूट किसी हवाले से भी नहीं है। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई notwithstanding any other person of notwithstanding any other provision of this act or the rules, and the government may specify special procedure to regulate the provisions of this act। यानी इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए कोई रेगुलेशन अलग से भी दे दिए जाएँ तो इसके बावजूद भी जो टैक्स लायबिलिटी अब तक उसकी बनती है वो उसको पे करना होगी। यहाँ पे ये सेक्शन 7 और 8 हर लिहाज से क्लियर करते हैं कि जो उसकी लायबिलिटी बनती है वो पे करेगा। रेगुलेशन अगर बनते हैं या उसको क्वेश्चन को रिजॉल्व बाद में किया जाता है तो वो अलग से मैटर है। अब हम अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलते हैं। जो हमने सेक्शन 3 और 4 पढ़ा, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टर्म टैक्सेबल सर्विस रेफर टू अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड एक्सर्प्ट मतलब ये जो हमने सेक्शन 3, 4 पढ़ा, एनी सर्विस प्रोवाइडेड विद इन द पंजाब, any service listed in the second schedule provided by a person in the Punjab, any service provided by a non-resident person to a resident person, any service provided by the government। Right option is B, any service listed in the second schedule provided by a person in the Punjab। Question number 2, according to the explanation provided, to whom does subsection 1 apply? Only to resident persons, only to non-resident persons, to both resident and non-resident persons, to government entities only।
Right option is C, to both resident and non-resident persons. Question number 3. How are taxable services treated if provided to a resident person by a non-resident person? They are exempt from taxation. They are considered non-taxable services. They are treated as taxable services. They are not regulated by the Act. Right option is C, they are treated as taxable services. Question number 4. According to the subsection 3, who is liable to pay tax on taxable services provided in multiple provinces? The recipient of the service, the person providing the service, the government, the registered person under the Act. Right option is the person providing the service. Question number 5. What action is required if the rendering of a taxable service originates from the Punjab but terminates outside Pakistan? The recipient pays the tax, the person providing the service pays the tax, the government pays the tax, no tax is required. Right option is B, the person providing the service pays the tax. Question number 6. Who is liable for registration under the Act and rules according to subsection 6? Only the recipient of the service, only the person providing the service, both the recipient and the person providing the service, the government. Right option is C, both the recipient and the person providing the service are required to register. Question number 7. How are questions or disputes relating to the application of the principle of origin resolved? क्वेश्चन दोबारा देख लें. How are questions or disputes relating to the application of the principle of origin resolved? By the federal government, by the provincial governments, by both the federal and provincial governments, by the Supreme Court. Right option is by C, by the both federal and provincial governments. Question number 8. Which provision ensures the application of the section despite other provisions of the Act or rules? Subsection 7, subsection 8, subsection 5, subsection 3. Right option is subsection 8. Question number 9. What does the government have the authority to do according to subsection 8? Specify special procedures for taxation, exempt certain services from taxation, abolish taxation altogether, none of the above. Right option is A, specify special procedures for taxation. Question number 10. According to the provided excerpt, what is the purpose of the second schedule? To list non-taxable services, to list taxable services, to regulate government services, to determine tax rates. Right option is B, to list taxable services. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.